दोस्तों नमस्कार। आज की कहानी है रावण दहन और दुष्कर्म की पीड़ा। आशा करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर ऑल का आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली सभी कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक नई कहानी। रिया के ससुराल में उसकी सास वंदना का व्यवहार विचलित करने वाला था। वंदना अक्सर ही चुपचाप रहती और घर के कामों में रिया का हाथ बटाती। सुबह सबसे पहले उठकर नहा धोकर पूजा पाठ करती और फिर रसोई के कामों में लग जाती। वंदना को किसी और से कोई मतलब नहीं था। वह बहुत अधिक बातचीत भी नहीं करती थी, बस अपने काम से मतलब रखती थी। रिया की शादी को कुछ महीने ही हुए थे कि उसे अपने ससुराल में कुछ अजीब सा महसूस होता, विशेषकर अपनी सास को लेकर। रिया की सास वंदना कभी कभार स्टोर रूम में जाकर दहाड़े मारकर रोती, चीखती, चिल्लाती और स्टोर रूम से अजीब सी आवाज़ आती रहती, जिससे रिया बहुत डर जाती। कोई उन्हें चुप कराने नहीं जाता। यह सब रिया की समझ से बाहर था। रिया मन में सोचती, अगर मम्मी जी को कोई ओपरी पराई हवा की शिकायत है तो फिर कोई उन्हें किसी ओझा या बाबा को दिखाता क्यों नहीं। घर के सभी सदस्य सास वंदना की इस हालत को नज़रअंदाज क्यों कर रहे। वंदना 1-2 घंटा स्टोर रूम में बिताती, तब तक स्टोर रूम से अजीब अजीब सी आवाज़ें आती रहती। थोड़ी देर बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता। सास वंदना चुपचाप स्टोर रूम से पागलों सी हालत में निकलती और अपने कमरे में जाकर पलंग पर लेट जाती। थोड़ी देर आराम करके फिर से अपने कामों में लग जाती। सास का ऐसा रवैया रिया को डराने लगा। रिया ने इस विषय में अपने पति धीरज से बात की, परंतु उसने भी यह कहकर टाल दिया कि मम्मी को ऊपरी पराई हवा की कोई शिकायत नहीं, मम्मी मेंटली डिस्टर्ब है। ऐसा कुछ दिनों से नहीं बल्कि पिछले 15 सालों से। धीरज ने बताया कि उसकी माँ की यह हालत तब से है जब वह 10 वर्ष का था। इससे अधिक धीरज ने भी रिया को कुछ नहीं बताया। धीरज ने कहा, तुम्हें इन सब बातों में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम अपने काम से मतलब रखो। माँ की दवाइयाँ चल रही, तुम्हारे अपनेपन और सहयोग से माँ शायद ठीक हो जाए। परंतु डॉक्टर ने उनके ठीक होने की संभावना कम ही जताई। दिवाली की सफाइयाँ चल रही थी। वंदना ने अपनी बहू रिया के साथ मिलकर हंसते हंसते नाश्ता बनाया। इसके बाद दोनों ने मिलकर ड्राइंग रूम की सफाई की। दोपहर का खाना रिया बनाने लगी तो उसकी सास वंदना स्टोर रूम की सफाई करने चली गई और फिर से वही चीखने चिल्लाने और जोर जोर से रोने का मंजर शुरू हो गया। रिया बहुत डर गई। रिया को स्टोर रूम में जाने की मनाही थी, परंतु रिया के लिए अपनी सास का ऐसा कष्ट असहनीय था। 2 घंटे बाद जब वंदना जी शांत हो गई तो वह अपने कमरे में जाकर लेट गई। इस दौरान वंदना से कोई बात भी नहीं करता था। वह अपने आप ही शांत हो जाती थी और फिर घर के कामों में लग जाती थी। रिया की सास जब अपने कमरे में जाकर लेट गई तो रिया ने साहस जुटाया और वह स्टोर रूम में गई। स्टोर रूम में सामान बिखरा पड़ा था। वहाँ कुछ भी डरावना नहीं था सिवाय एक चीज़ के। कोने में एक छोटा सा संदूक रखा था और उस संदूक की चीज़ें बिखरी हुई थी। 2-3 गुड़िया के कपड़े, मोतियों की माला, गुड़िया के श्रृंगार का सामान बिखरा पड़ा था। बिखरे हुए सामान को देखकर लग रहा था कि वह किसी 10-12 साल की बच्ची के खेलने का सामान है। इस सब के अलावा रिया को स्टोर रूम में कुछ भी अटपटा दिखाई नहीं दिया, तो उसने बिखरे हुए संदूक के सामान को समेटा और उसे स्टोर रूम से बाहर ले आई। मेन हॉल में रिया की दादी सास बैठी हुई थी। रिया ने सामान और संदूक को दादी के सामने रख दिया। कहा, दादी माँ, यह खिलौने किसके? हमारे घर में तो कोई छोटा बच्चा भी नहीं। चाचा चाची के भी बच्चे बड़े हो चुके।
दादी सास ने जब वह संदूक देखा तो कहा, बहू रानी, तुमने यह क्या अनर्थ कर दिया। हम सब ने तुम्हें स्टोर रूम में जाने से मना किया था, तुम वहाँ क्यों गई। अभी तुम्हारे मौज मस्ती के दिन हैं, इन बेकार की बातों में मत उलझो। दादी सास ने बात को टालना चाहा, परंतु रिया आज सच जानना चाहती थी। रिया ने जिद की, दादी माँ, मुझे इस विषय में सब कुछ जानना है। मम्मी जी की यह हालत मुझसे देखी नहीं जाती। आखिर मम्मी जी का स्टोर रूम में जाकर रोना, चीखना, चिल्लाना और इस संदूक के बीच क्या रिश्ता है। इतना तो मुझे समझ आ चुका है कि कोई गहरा राज है जो आप सब लोग मुझसे छुपा रहे। रिया जिद पर अड़ी थी तो दादी सास को ना चाहते हुए भी 15 साल पुरानी घटना फिर से स्मरण हो आई। रिया की दादी सास ने कहा, तू नहीं मान रही तो अपनी सास की इस दुर्दशा का कारण सुन। बात लगभग 15 साल पुरानी है, जब तुम्हारा पति धीरज 10 साल का था। हम सीतापुर के राजेंद्र नगर में रहा करते थे। तुम्हारे दादा ससुर गांव से आकर सीतापुर के किराए के मकान में बस गए। मैंने और तुम्हारे दादा ससुर ने जल्दी ही अपना खुद का मकान राजेंद्र नगर में ले लिया। राजेंद्र नगर के उसी मकान में तुम्हारे ससुर, चाचा ससुर और बुआ सास का जन्म हुआ। मेरे 3 बच्चे वहीं पर पले बढ़े और उसी मकान में मेरे तीनों बच्चों का विवाह संपन्न हुआ। तुम्हारी सास वंदना राजेंद्र नगर के उसी मकान में बहू बनकर आई। समय बीतता गया। तुम्हारी सास ने एक के बाद एक 2 बच्चों को जन्म दिया। रिया ने बीच में ही टोका, 2 बच्चे? परंतु दादी सास, धीरज तो इकलौते हैं। रिया की दादी सास ने कहा, नहीं बिटिया, तुम्हारी एक ननद भी थी जो धीरज से बड़ी थी। उसका नाम था खुशी। तुम्हारी चाची सास के 2 जुड़वा बेटे हुए और तुम्हारे चाचा ससुर ने भी उसी गली में दूसरा मकान ले लिया। हमारा परिवार कॉलोनी के सबसे खुशहाल परिवारों में गिना जाता था। खुशी 3 भाइयों में इकलौती बहन थी। खुशी में सबकी जान बसती थी। खुशी चंचल और बहुत सुंदर थी। उसकी मीठी मीठी बातें सबका मन मोह लेती थी। घर परिवार तो क्या, आस पड़ोस में भी वह सबकी चहेती थी। खुशी को पायल पहनने का बहुत शौक था। पायल छोटी हो जाती या टूट जाती तो मुझसे जिद करके दूसरी बनवा लेती और सारा दिन छम छम करती हुई इधर से उधर घूमती रहती। तुम्हारी सास वंदना को अपनी बेटी बहुत प्यारी थी। रंग ऐसा कि जैसे किसी ने दूध में केसर घोल दिया। मुझे आज भी याद है, अश्विन मास की 10वीं का वह दिन, जिस दिन दशहरा था। राजेंद्र नगर में बहुत बड़ा मेला लगता था, शायद आज भी लगता होगा। खुशी अपनी माँ वंदना से गुड़ियाँ खरीदने के लिए जिद करके कुछ पैसे लेकर मेले में गई, परंतु वापस नहीं लौटी। काफ़ी देर हो गई तो सब ने खुशी को तलाशना शुरू किया। शाम ढलने लगी, सूरज छिपने लगा तो रावण दहन हुआ। रावण दहन के बाद लोगों की भीड़ छटने लगी। मेला बिछड़ने लगा। सब लोग अपने अपने घरों की ओर चल दिए, परंतु खुशी कहीं नजर नहीं आई। हम सब और पड़ोसियों ने मिलकर खुशी को बहुत ढूंढा। रात गहराने लगी तो हमारी चिंता भी बढ़ने लगी। हर जगह तलाश की, नज़दीकी चौकी में रिपोर्ट भी लिखवाई। सबको लग रहा था कि खुशी मेले में कहीं खो गई, किसी के साथ चली गई। सब किसी के फ़ोन का इंतज़ार करने लगे कि कहीं से कोई फ़ोन आए और कहे कि आपकी बेटी हमारे पास है, परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। रात गहराती गई तो मन में 1000 सवाल उठने लगे। तुम्हारी सास वंदना का रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। रात भर सब ने खुशी को ढूंढा, परंतु वह नहीं मिली। राजेंद्र नगर का चप्पा चप्पा छान मारा, परंतु हमारी खुशी नहीं मिली। अगले दिन सुबह पड़ोस का एक व्यक्ति दौड़ते हुए आया और वह बोला कि पुलिस को पास वाले पार्क में कचरे के डिब्बे से 10-12 वर्ष की लड़की का अधजला शव मिला है।
सभी नंगे पांव दौड़ पड़े। मन में एक ही विचार था, वह हमारी खुशी नहीं हो सकती। भगवान करे हमारी खुशी सही सलामत हो। पार्क में जाकर देखा तो लोगों की भीड़ जमा थी। वंदना भीड़ को चीरती हुई आगे पहुंच गई। हम सब उसके पीछे पीछे थे। वंदना चित्कार उठी। दरिंदों ने हमारी फूल सी बच्ची को जी भर के नोचा था। खुशी खून से लथपथ जीर्ण शीर्ण अवस्था में कचरे से सनी बेजुबान लेटी हुई थी। हमेशा हंसती खेलती रहने वाली खुशी शांत हो चुकी थी। यह कहते हुए दादी सास फूट फूट कर रोने लगी। रिया का दिल भर आया। दादी सास ने आगे बताया, पोस्टमार्टम हुआ। जांच पड़ताल में 3 लड़के, जिनमें एक नाबालिग भी था, दोषी पाए गए। तीनों लड़के राजेंद्र नगर के ही थे, आवारा किस्म के थे। उन्होंने अपना गुनाह कबूल करते हुए कहा कि खुशी पर उनकी नज़र काफ़ी दिनों से थी। रावण दहन की आड़ में उन्होंने यह कुकृत्य किया। जिस समय रावण दहन में बम पटाखे और ढोल नगाड़े बज रहे थे, वे तीनों वहीं पास के खंडर में। यह कहकर दादी फिर से रो दी। ए भगवान, कैसे सहा होगा हमारी फूल सी बच्ची ने। कितना चीखी चिल्लाई होगी, परंतु रावण दहन के शोर में हमारी खुशी की चीखें दब गई। हम क्यों नहीं सुन पाए। दादी सास रोते रोते अपनी पोती की दुर्दशा के बारे में बता रही थी। रिया की आंखों से आंसू बहने लगे। रिया ने रसोई से पानी लाकर दादी सास को पिलाया। कुछ समय रुककर दादी सास ने कहा, उस दिन के बाद से तुम्हारी सास जीती जागती मूर्ति बन गई। वह अपनी खुशी के इस सामान को देखती है तो पागल हो जाती। कई बार चाहा खुशी की इन यादों को कहीं फेंक दे, परंतु तुम्हारी सास इन्हें किसी कीमती धरोहर से बढ़कर संभाल कर रखती। कुछ दिनों बाद वह लड़के उन्हीं गलियों में घूमते नजर आए। वे बेल पर छूटकर बाहर आ गए। परिवारों में आपसी मनमुटाव बढ़ गया तो हमने राजेंद्र नगर को छोड़ना ही उचित समझा। हमने सोचा कि आगे बच्चे भी बड़े होंगे, उन्हें जब अपनी बहन के बारे में पता लगेगा तो उनका खून खोल उठेगा। क्या पता वह बदला लेने की सोचें। इसीलिए भविष्य की ऐसी चिंता करते हुए हमने वह राजेंद्र नगर हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। रिया के हाथ पैर सुन पड़ गए। ऐसी दर्दनाक घटना के बारे में सुनकर वह कुछ देर वहीं पर बैठी रही। उसके बाद सारा सामान समेटा और स्टोर रूम में जाकर रख आई। जब तक वंदना भी नॉर्मल हो चुकी थी। रिया अपनी सास को एकटक निहार रही थी। सच में कितना असहनीय होता है जब अपनी ही आंखों से अपने ही जिगर के टुकड़े की ऐसी दुर्दशा देखना। दोस्तों, इसी प्रकार किसी बड़े मेलों या त्योहारों पर या शोर शराबे वाले स्थान पर इसी प्रकार की घटना को शरारती तत्वों द्वारा अंजाम दिया जाता है। और आप सभी से निवेदन है कि ऐसे शोर शराबे वाले या मेलों में जाते समय ऐसे शरारती तत्वों से अपने बच्चों का ध्यान जरूर रखें और सावधानी पूर्वक अपने बच्चों को ऐसी घटनाओं से बचाएं। तो आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। आशा करता हूँ आपको यह कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे और हम आपके लिए नई नई कहानियाँ लेकर आते रहें। तो इस कहानी में आपको कौन सा किरदार अच्छा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। तो कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जवान और जय किसान।